दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाल विकास के अंतर्गत आज हम देखेंगे किशोरावस्था का अर्थ, किशोरावस्था का बालक के जीवन में महत्व क्या है, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और किशोरावस्था में किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था एक किशोर के लिए होनी चाहिए, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है। तो किशोरावस्था जो होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल की वह अवस्था है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होती है। यानी बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का जो काल होता है वही किशोरावस्था होता है। अगर किशोरावस्था की बात करें तो जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था जो होता है इसकी अंग्रेजी है एडोलसेंस, एडोलसेंस। यह एडोलसेंस जो है यह लैटिन भाषा के एडोलेसियर से लिया गया है। एडोलसियर का अर्थ होता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। फिर से एक बार देखिए, किशोरावस्था जो है उसका अंग्रेजी एडोलसेंस होता है, अंग्रेजी में उसे एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस जो है वह लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो परिपक्वता की ओर बढ़ना बाल्यावस्था के बाद और किशोरावस्था का अंत जो है वो परिपक्वावस्था के शुरू होने तक रहता है। तो बाल्यावस्था और परिपक्वावस्था के बीच एक संधि का कार्य करता है, एक संधिकाल जो होता है उसी को किशोरावस्था कहा जाता है। जरसील्ड ने कहा है कि जरसील्ड ने कहा है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जरसील्ड ने किशोरावस्था के बारे में कहा है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें जो बालक होता है वह बाल्यावस्था से, यानी बाल्यावस्था के बाद आता है, तो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, यानी कि किशोरावस्था के बाद परिपक्वता आता है तो बाल्यावस्था से चल करके और परिपक्वता की ओर वह जाता है। तो जरसील्ड ने यही कहा है कि किशोरावस्था वह समय होता है जिसमें व्यक्ति या बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। स्टेनले हॉल का जो एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा है किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव और तूफान का काल है। स्टेटमेंट अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्टेनले हॉल ने जो कहा है कि किशोरावस्था जो है वह बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान का काल होता है। तो तनाव और तूफान का काल जो होता है यह चूंकि 12 से 13 वर्ष, यानी 12 वर्ष का लास्ट ले लीजिए या 13 का शुरू ले लीजिए, और ये 18 से 19 वर्ष तक का जो समय होता है इसी को 12-13 वर्ष से
प्रारंभ होता है और 18-19 वर्ष तक का जो काल होता है इसी को किशोरावस्था कहा जाता है। तो यह बाल्यावस्था के लास्ट में प्रारंभ होता है, परिपक्वावस्था के आरंभ से यह आरंभ तक यह रहता है। तो इस काल में उस बालक के अंदर, उस किशोर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और जो परिवर्तन आते हैं वो एकाएक आते हैं। तो एकाएक परिवर्तन के आने के नाते ही वह समझ नहीं पाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। और उस समय जो किशोर होता है उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है, इतनी एनर्जी होती है कि वह एक तूफान के जैसा लगता है। हर जगह हर बात पे उसको जब परिवार वाले, उसके जो अभिभावक होते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं, उसके जो बड़े होते हैं, उसको जब हर बात पे डांटते हैं तो उसको लगता है कि ये हमारे विरोध में है। हर जगह उसको संघर्ष ही या तनाव ही मिलता है। उसका चूंकि एक जनरेशन का गैप होता है, उसका जनरेशन दूसरा है, उसके जो अभिभावक हैं उनका जनरेशन दूसरा है, तो उन लोगों के जो विचार होते हैं उसमें विभिन्नता पाई जाती है। वह कुछ अपने तरीके से सोचता है, वो लोग कुछ अपने तरीके सोचते हैं, जिससे उसमें संघर्ष की स्थिति आती है। दूसरे उसमें जो शारीरिक और मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जो परिवर्तन आते हैं वो एकाएक आते हैं, तो वह समझ नहीं पाता है ऐसी स्थिति कहाँ से आई, कैसे आई, तो उसके लिए भी वो संघर्ष और तनाव में रहता है। तो स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को कहा है कि यह बहुत ही संघर्ष, तनाव और तूफान का काल है। और बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन लोगों ने इसको अलग अलग स्टेटमेंट दिया है इस पे। तो किसी ने कहा है कि एक बड़ी उलझन की अवस्था, यानी कि उलझन की अवस्था भी इसी को कहा गया है, उलझन की अवस्था। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा यह अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल, तीव्र विकास का काल है। एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि यह अटपटी तथा समस्या अवस्था है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया है। किसी ने कहा कि एक उलझन की अवस्था है, किसी ने कहा कि अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का ये काल है, किसी ने कहा कि अटपटी समस्या की अवस्था ये होती है। तो तमाम ये जो समस्याओं के बारे में ही, उलझन के बारे में ही, तनाव के बारे में ही, तूफान के बारे में ही इस अवस्था में बात हो रही है। तो यह ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें उस बच्चे के अंदर एनर्जी की मात्रा बहुत होती है, लेकिन उस एनर्जी का इस्तेमाल वह समाज, वह परिवार किस प्रकार से करता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो वह समाज उस एनर्जी को किस तरफ लेके जाएगा, या उस विद्यालय पे स्थित है जहाँ पे वह बच्चा पढ़ता है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग स्टेटमेंटों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो अगर किशोरावस्था की बात की जाए तो 12-13 की अवस्था से प्रारंभ होकर के 18-19 वर्ष तक की अवस्था को ही किशोरावस्था कहा जाता है। यह एक उलझन की अवस्था, अत्यंत द्रुत विकास की अवस्था, अटपटी समस्या की अवस्था, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, बहुत सारे नामों से इसको संबोधित किया गया है। तो अगर हम आगे देखें कि इसमें इसका महत्व, कि किशोरावस्था का महत्व क्या है। किशोरावस्था के महत्व की अगर बात करें, किशोरावस्था का महत्व, तो किशोरावस्था का जो मानव जीवन में स्थान है वह एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह जीवन का तो सबसे कठिन काल होता है जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य संधि काल होता है। अर्थात यह दोनों अवस्थाओं के बीच का जो काल होता है उसी को किशोरावस्था कहा जाता है। अब दोनों अवस्थाओं के बीच का जो काल होता है तो बालक यानी बाल्यावस्था से आगे और प्रौढ़ावस्था के पहले, तो बालक तो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, प्रौढ़ समझने लगता है, सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जो उसके अभिभावक होते हैं अभी भी उसको बालक ही समझते हैं। तो यह एक तनाव की स्थिति हो जाती है। बच्चा सोचता है मैं बड़ा हूँ, अभिभावक सोचते हैं अभी यह छोटा है, तो इस स्थिति में भी वह तनाव में रहता है। तो
जो ये समस्या आती है, जो तनाव आता है, इससे भी उस बच्चे को तनाव मिलता है। एक क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है उसके महत्व को लेकर के। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। मतलब किशोर वर्तमान है, किशोर भविष्य भी है। दोनों काल जो है, चाहे वो वर्तमान की शक्ति हो, चाहे भविष्य में जो शक्ति होने वाली है, वह दोनों ही रूपों में उसको देखा जाना चाहिए। इंग्लैंड में एक कमेटी गठित किया गया था जो जिसका नाम हैडो कमेटी। तो हैडो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। नसों में ज्वार उठने का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर एनर्जी होती है इतनी, उसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब कि जो 11, 12, 13 वर्ष की अवस्था में उस बच्चे के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है, उस एनर्जी का अगर समय रहते सही उपयोग कर लिया जाए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इस अवस्था में देखा जाए तो बच्चे के अंदर सारी क्षमताएं विद्यमान होती हैं, सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं, इतनी एनर्जी उसके पास होती है कि उसका केवल सही दिशा में उपयोग करना ही जरूरी होता है। तो यह जो समय होता है वह उस बालक के लिए, उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है कि उसको किस तरफ हम लेके जाएं कि जिससे हम उसकी सारी क्षमताओं का, सारी योग्यताओं का उपयोग हम अच्छे कार्यों के लिए कर सकें। तो किशोरावस्था का जो महत्व है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर आगे हम बात करें तो किशोरावस्था के विकास के जो सिद्धांत हैं, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, किशोरावस्था के विकास के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की अगर चर्चा की जाए तो इसमें दो सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। एक पहला सिद्धांत है कि त्वरित विकास का सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत जो है इसको स्टेनले हॉल ने दिया है। त्वरित विकास के सिद्धांत में क्या कहा कि जो परिवर्तन एक किशोर के अंदर होते हैं वह एकाएक आते हैं उसके अंदर। जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था, तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में जो संबंध पाया जाता है उस संबंध में कुछ एक जैसा नहीं होता है। एकाएक परिवर्तन उस बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं और एकाएक परिवर्तन दिखाई देने के नाते ही उस बच्चे में तनाव की स्थिति पाई जाती है। तो जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, स्टेनले हॉल ने कहा कि जो शारीरिक और परिवर्तन होते हैं किशोर और किशोरियों में वह एकाएक होते हैं और जैसे लगता है कि वह एकदम छलांग मार के आ रहे हैं। तो एकदम छलांग मार के आ रहे हैं इसका मतलब आकस्मिक रूप से परिवर्तन होता है, क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन होता है जिसकी उन्होंने अभी तक, जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। और सोचा नहीं था तो वो जब होता है तो उसके अंदर तनाव उत्पन्न होता है। तो त्वरित विकास का सिद्धांत ये कहता है कि यह जो परिवर्तन होता है, यह जो परिवर्तन होता है वो आकस्मिक होता है। ये त्वरित विकास, स्टेनले हॉल ने इस सिद्धांत को दिया है कि त्वरित विकास का सिद्धांत जो किशोर और किशोरियों में आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक विकास होते हैं वह क्रमिक रूप से ना हो करके त्वरित होते हैं, आकस्मिक होते हैं। और इसमें जो दूसरा सिद्धांत है वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने, किंग और
हालिंगवर्थ ने दिया है। क्रमिक विकास के सिद्धांत को थॉर्नडाइक, किंग और हालिंगवर्थ ने समर्थन दिया है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी परिवर्तन जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक होता है वह एकाएक नहीं होता है कि वह छलांग मार के आता है। स्टैनली हॉल ने कहा कि छलांग मार के आता है एकाएक, लेकिन थॉर्नडाइक और किंग हालिंगवर्थ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जो भी परिवर्तन होते हैं वह क्रमिक रूप से होते हैं और एकाएक ये परिवर्तन नहीं होते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक ऋतु के आगमन के चिन्ह पहले से ही दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार से जब बाल्यावस्था से बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो वह एकाएक नहीं होता है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था एकाएक नहीं पहुंचता है, बल्कि एक दूसरे से संबंधित, बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित हैं। तो दोनों के जो विकास के सिद्धांत हैं वो एकदम भिन्न हैं। स्टैनले हॉल ने कहा कि एकाएक त्वरित रूप से, आकस्मिक रूप से ये परिवर्तन होते हैं, लेकिन जो हालिंगवर्थ, थॉर्नडाइक और किंग ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था संबंधित होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था संबंधित होता है, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था संबंधित होता है। तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं और जो विकास होता है वो क्रमिक रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि आकस्मिक रूप से विकास होता है। तो दो सिद्धांत किशोरावस्था के विकास के हैं और दोनों आपस में एक रूप से विपरीत ही हैं। तो एक सिद्धांत जो है स्टैनले हॉल ने दिया है और दूसरा सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक, किंग और हालिंगवर्थ ने दिया है। अब आते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इन विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। तो पहला हम कह सकते हैं कि शारीरिक परिवर्तन उनके अंदर होते हैं। तो किशोरावस्था जो बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है, 12-13 वर्ष से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक चलती है। तो इस अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन किशोर तथा किशोरियों दोनों में पाए जाते हैं। बालक जो होंगे, जो किशोर होंगे, उनमें दाढ़ी मूछें आ जाती हैं और महिलाओं में भी जो उनके अंदर स्त्रीत्व के गुण जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो बालकों में पुरुषत्व के गुण और बालिकाओं में स्त्रीत्व के गुण उनके अंदर इस अवस्था में प्रकट होने लगते हैं और आ जाते हैं। जो बालिकाओं का विकास है वह पुरुषों की अपेक्षा पहले प्रारंभ हो जाता है और जो ये लक्षण होते हैं किशोरावस्था के, बालिकाओं में बालकों से पहले आ जाते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन कुछ आकस्मिक रूप से होते हैं जो उसके बालक के शैशवावस्था में नहीं था, बाल्यावस्था में नहीं था। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो किशोरावस्था में आएंगी। जो स्टैनले हॉल ने कहा कि ये संघर्ष और तूफान का काल है, एकाएक आता है। तो वही चीजें हैं कि ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो एकाएक उस बच्चे के अंदर, उस किशोर के अंदर आएंगी। परिपक्वता बालिकाओं की पहले होगी। इसी अवस्था में जो बालक होगा वो पुरुषत्व के गुण उसके अंदर आएंगे और जो बालिका होगी उसमें स्त्रीत्व के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास। तो मानसिक विकास जो होता है, इस मानसिक विकास के अंदर जो विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कल्पना हो गया, स्मृति हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, तर्क हो गया, निर्णय शक्ति हो गया, इन सब में वृद्धि होती है। और वृद्धि होने के साथ साथ ये परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वृद्धि होने के साथ साथ ये परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो मानसिक विकास में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, स्मृति हो गया, तर्क हो गया, कल्पना हो गया, चिंतन हो गया, निर्णय शक्ति हो गई, ये सारी जो चीजें हैं ये किशोरावस्था में बढ़ती हैं, विकास करती हैं और ये अपने परिपक्वता की ओर जाती हैं। चाहे स्मृति हो, चाहे तर्क हो, चाहे कल्पना हो, चाहे चिंतन हो, चाहे निर्णय शक्ति हो, तो वो विकास करके अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। इस तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो इसमें अस्थायित्व व समायोजन का अभाव पाया जाता है।
अस्थायित्व व समायोजन का अभाव पाया जाता है। अस्थायित्व या समायोजन का अभाव क्यों पाया जाता है? पहली बात कि जब शैशवावस्था में बात की गई थी तो वहां पे एक हमने विशेषता बताया था कि इस अवस्था में, शैशवावस्था में, बच्चों की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे भी उसकी रुचियों में परिवर्तन, जिस कंडीशन में वो होता है, सोचता है ये अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है, तो वह उस किसी भी समाज में समायोजन नहीं कर पाता है, किसी भी वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता है। उसके जो रुचियां हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं और वह कभी कुछ विचार करता है, कभी कुछ विचार करता है, यानी कि उसकी जो मनोदशा है वह अस्थिर होती है। और इसका परिणाम यह होता है कि वह अपने पर्यावरण के साथ, अपने परिवेश के साथ वह समायोजन करने में असमर्थ हो जाता है। तो अस्थायित्व व समायोजन का अभाव का कारण यही है कि उसकी रुचियों में जो है वो लगातार बदलाव होता रहता है और वह अपने वातावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ, अपने परिवेश के साथ समायोजन नहीं बना पाता है। और यही स्थिति शैशवावस्था में भी पाई जाती है कि शैशवावस्था में भी उसकी रुचियों में लगातार बदलाव होता रहता है। अगर अगले विचार की बात करें तो कह सकते हैं कि विरोधी मानसिक दशाएं, विरोधी मानसिक दशाएं, जब किशोरावस्था आता है तो उसके अंदर विरोधी मानसिक दशाएं कभी उसको स्वार्थी बना देती हैं और कभी स्वार्थ रहित बना देती हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि वह संवेगात्मक जीवन में अपने आप को समायोजित कर नहीं पाता है और समायोजित न करने के कारण ही वह प्रायः छोटी छोटी बातों को लेकर के भी अप्रसन्न हो जाता है। तो विरोधी मानसिक दशाएं उसकी, कभी कुछ सोचा, कभी कुछ सोचा, कभी वह छोटी सी बात पे भी गुस्सा हो गया। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं वह किशोरों में अत्यधिक पाई जाती हैं और इसका कारण है कि वह संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है। इस समय उसके अंदर विद्रोह की भावना होती है। ये भी एक विशेषता कह सकते हैं कि विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना का मतलब होता है कि वह जो करता है उसको उसके अभिभावक जो है उस काम के लिए रोकते हैं। तो जब उसको उस काम के लिए रोका जाता है तो लगता है कि ये हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, हमको कोई काम करने नहीं दे रहे हैं और वह सोचता है कि अब हम तो बड़े हो गए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पे वह विद्रोह की भावना उसके अंदर आती है और वह उस रीति रिवाज, परंपरा, अंधविश्वासों में बंध करके नहीं रहना चाहता जिसकी अपेक्षा उसका परिवार, उसके अभिभावक उससे करते हैं। वह हर जगह विद्रोह की भावना कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वह तो प्रयोग करता है लेकिन उसके अभिभावक जो होते हैं वह प्रयोग करने से बचते हैं। तो वह हमेशा विद्रोह के मूड में ही रहता है। उसको कितना भी समझाया जाए लेकिन उसको लगता है कि ये जो रीति रिवाज, परंपरा, जो सब कुछ है ये निरर्थक है, इसमें कुछ कोई मतलब इसमें नहीं है। आगे अगर कहें तो कह सकते हैं कि किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम जो विकास होता है वह मतलब सर्वोच्च स्तर पे बुद्धि का जो विकास होता है वह किशोरावस्था में ही पाया जाता है। तो बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था। रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, रुचियों में परिवर्तन होता रहता है किशोरावस्था में। शैशवावस्था में भी रुचियों में परिवर्तन पाया जाता है और किशोरावस्था में भी रुचियों में लगातार परिवर्तन पाया जाता है। अब किशोरावस्था में उस किशोर के अंदर समाज सेवा की भावना का, समाज सेवा की भावना का उदय होता है। इसके पहले ना तो शैशवावस्था में ना तो बाल्यावस्था में इस प्रकार की कोई चीज उसके अंदर दिखाई देती है, लेकिन जब वह किशोरावस्था में पहुंचता है तो वह अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है और यही उसको समाज सेवा करने के लिए उसको संलिप्त करते हैं कि वह समाज सेवा करे और वह मानव जात से प्रेम करने लगता है और अपने देश और परिवार और समाज के लिए कुछ करना चाहता है। इस काल की एक और विशेषता है दिवा स्वप्न।
दिवास्वप्न की अधिकता, दिवास्वप्न की अधिकता, वह जो है वह कल्पना में विचरण करता रहता है। अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वह दिन में ही सपना देखता रहता है कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो गया, मैं ऐसे हो गया तो क्या होगा। इस टाइप की चीजें उसके अंदर प्रवृत्ति देखने को मिलती हैं और वह आत्म केंद्रित, इस दिवा स्वप्न के कारण वह आत्म केंद्रित हो जाता है और अंतर्मुखी बन जाता है। और अगला अगर कहें तो आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना उसके अंदर किशोरावस्था में आ जाती है। अब वह समाज में जाता है तो समाज में उसको इज्जत चाहिए, और जिस समाज में उसको इज्जत नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, वह समाज में, अब उस समाज में वह नहीं जाता है। इसलिए उस समाज को वह तिरस्कृत कर देता है, उसके आसपास भी जाना नहीं चाहता है। तो इस काल की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो आत्मसम्मान की भावना। उसके बाद समूह प्रवृत्ति का विकास, समूह प्रवृत्ति का विकास। समूह प्रवृत्ति जो होता है वो बाल्यावस्था में भी पाया जाता है, समूह प्रवृत्ति जो होता है वो किशोरावस्था में पाया जाता है। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जो समूह प्रवृत्ति है उसका मतलब अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जो बाल्यावस्था की जो समूह प्रवृत्ति थी वह केवल खेलने तक ही सीमित थी, वह जो समूह बना था केवल खेल के लिए बना था। लेकिन जो किशोरावस्था में समूह बनता है वह किसी भी हद तक वह अपने साथियों के लिए जा सकते हैं, एक साथी के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार का जो समूह पाया जाता है वह किशोरावस्था में पाया जाता है। उनका जो संबंध होता है वह लंबे समय के लिए होता है और अच्छा होता है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि व्यवसाय चुनाव की चिंता, व्यवसाय चुनाव की चिंता यह किशोरों में पाई जाती है। अब अगर हम शिक्षा के स्वरूप की बात करें तो इन्हीं विशेषताओं को आधार बना करके ही उसको शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो शारीरिक परिवर्तन जो उसके अंदर होते हैं, इन्हीं शारीरिक परिवर्तनों के आधार पे उस बच्चे को पौष्टिक भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, स्वस्थ स्वास्थ्य के बारे में जो उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, विभिन्न जो शारीरिक गतिविधियां हैं उसके बारे में, खेल कूद के बारे में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उसका शारीरिक विकास जो है वो अच्छी तरीके से हो। मानसिक विकास के लिए उसको विभिन्न ऐसे कार्यों में लगाया जाए जहाँ पे उसका सर्वाधिक मानसिक विकास हो। तो मानसिक विकास तीव्र शारीरिक और मानसिक तीव्र विकास होता है इस समय, तो उन विकासों का हमको लाभ लेना चाहिए। विद्रोह की भावना उसके अंदर होती है, तो विद्रोह की भावना जो उसके अंदर होती है तो वह कुछ नया करना चाहता है, और जब कुछ नया करना चाहता है तो वह क्या करना चाहता है इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर हो सकता है कुछ उसके अंदर ऐसी चीजें हो जो वह वास्तव में करना चाहता हो। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। इस समय धार्मिक और नैतिक शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। सामाजिक विकास के लिए उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए, तो जितने भी विकास के आयाम हैं उसी विकास के आयामों को आधार बना करके ही हम उस बालक को शिक्षा, उस किशोर को शिक्षा दे सकते हैं। तो शिक्षा का जो स्वरूप होगा वह केवल और केवल उन्हीं विशेषताओं को आधार बना करके होगा जो उस किशोर के अंदर पाए जाते हैं, और उसी के आधार पे उस किशोर की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो आज हम लोगों ने देखा कि किशोरावस्था का अर्थ क्या है, किशोरावस्था का महत्व क्या है, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, दो सिद्धांत हमने देखा, एक स्टेनले हॉल का, एक थॉर्नडाइक और हॉलिंगवुड का। उसके बाद हमने देखा कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं, और लास्ट में हमने देखा कि शिक्षा का स्वरूप किशोरावस्था में किस प्रकार का होना चाहिए। उन्हीं विशेषताओं को आधार बना करके शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।